हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैम क्लासेस। तो चलिए पढ़ते हैं कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 का चैप्टर। बिंदास, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। देखते समझते चैप्टर में क्या है। सिंपल लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा ताकि आप एनसीईआरटी में जो है वो अच्छे से जान जाए और अच्छे से आप इसे पढ़ के समझ के सारे आंसर्स कर सकें। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोल एंड पेट्रोलियम। जिनको फास्ट पढ़ना है, वक्त कम है, सो वो क्या कर सकते हैं, 1.5 के स्पीड पे या 2 के स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वक्त बच जाएगा और पूरे चैप्टर का जिस्ट बहुत कम समय में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको आराम से बिंदास टाइम है तो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। मस्ती की पाठशाला में आपका स्वागत है। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। तो लाइन बहुत ही सिंपल है कि हम बहुत सारे मटेरियल्स को अपने बेसिक नीड्स के लिए यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। अब कुछ जो है इसमें नेचर में पाए जाते हैं, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। और कुछ हम लोगों ने अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से बना रखा है। ठीक है, तो ये दो लाइन में इन्होंने क्या बताया कि हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नीड्स में हमारे जो है बेसिक नीड्स में ये आते हैं। ठीक है, और इनमें से बहुत सारी जो चीजें हम यूज करते हैं उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हम नेचर से लेके यूज करते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हम अपने ह्यूमन एफर्ट से, मतलब मेहनत करके उनको चेंज करके बनाते हैं, फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें। अब छोटा सा एक एक्टिविटी दे दिया। क्या है एक्टिविटी? मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। अब इन्होंने बोला कि आप एक लिस्ट बनाओ। भाई लिस्ट तैयार कर लेते हैं ऐसे मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स की। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, और उनको क्लासिफाई कर दो किस पे, नेचुरल पे और मैन मेड पे। ठीक है, तो अब हमें समझ आया। क्या समझ आया भैया? भैया मटेरियल्स की हम क्लासिफिकेशन दो फॉर्म में कर रहे हैं। मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन हम किस किस फॉर्म में कर रहे हैं? दो फॉर्म में। एक तो नेचुरल। नेचुरल मतलब नेचर में पाए जाने वाला। सीधी सी बात है, नेचर में जो पाया जा रहा है उसको नेचुरल बोलेंगे। नेचर में पाए जाने वाले प्राणी, जाने वाला। ओके, और दूसरा हमारा क्या हो गया? मैन मेड। मैन मेड क्या हो गया भैया? भैया मैन मेड, मैन मतलब आदमी हो गया, मेड मतलब बनाया, जिसे इंसान ने बनाया। अब भैया झगड़ा मत कर लेना। ठीक है, ठीक है, गर्ल मैं और बॉय वाला कुछ नहीं है। मैन मेड मतलब उस टाइम सबको, पूरी जाति को, इंसानियत की जाति को हम लोग यहाँ रेफर कर रहे हैं। ठीक है, कोई ये नहीं है कि इसमें हम पार्शियलिटी नहीं कर रहे। इंसानों के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें ना, सारी को हम ले रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेचुरल में। तो नेचुरल में नेचर से पाए जाने वाले सबसे पहला चीज तो भैया वुड का इस्तेमाल तो गर्दा करते, लकड़ी। ठीक है, मैन मेड में एक सोच लो भैया, स्पून रख लो। अब क्या जमीन में स्पून मिलता है क्या? सोचो सोचो, कहीं गए, जमीन में गए, एक पेड़ लगा हुआ है, वहां से स्पून निकल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, हम लोग बनाते हैं ना। आयरन लिया, आयरन का स्पून बनाए, किसी और चीज का स्पून बनाए, एल्युमिनियम का स्पून बनाए। ठीक है, कोई अलॉय का स्पून बनाए। ठीक है, दूसरा सिल्क। तीसरा कोई भी एक मेटल ले लो। ठीक है, सारे नेचर में। रबर। ठीक है भैया, वाटर डेली यूज कर रहे। ठीक है, चलो अब बोला भैया मैन मेड में पेपर डेली यूज करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो पेपर यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज होता है क्या? ये प्लास्टिक वाले हमारे भाई। हर चीज तो इसी में मिलती है, क्लोथ्स, कपड़े। अब हमें क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है क्या जमीन के अंदर? या नेचर मिलता है? गए देखे टंगा हुआ है कपड़ा, गांच पे एक मस्त टी शर्ट या मस्त जीन्स टंगी हुई है, जिस गए ले लिया, पहन लिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये क्या बोले, ये तो बेसिक हमने लिख लिया। does does this list include air, water, soil and minerals? हाँ एकदम। तो इस लिस्ट में क्या एयर है, डेली यूज कर रहे हो? हवा ले रहे हो, नेचर से ही ले रहे हो। वाटर हाँ भैया, सॉइल हाँ भैया, मिनरल्स हाँ। सिंस ऑल दीज आर obtained फ्रॉम नेचर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हें नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे नेचर से हमें मिलते हैं। इनके लिए हमने कुछ भी मेहनत की, पानी निकालने के लिए, पानी पाने के लिए कुछ मेहनत की, सॉइल के लिए कुछ मेहनत की,
अलग से कुछ किया, काम किया नहीं किया। तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल क्यों? क्योंकि ये नेचर में पाए जाते हैं या नेचर से हमें ऑब्टेन होते मिलते हैं। ठीक है। तो हमारा हमें अब कोई पूछा, किसी ने आया बोला भैया नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी समझा दो, भाई तो क्या बोलेंगे? नेचर से पाए जाने वाले। ठीक है। सो रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, बड़ा ही सिंपल सा आंसर, रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। अब एग्जांपल्स क्या दे दोगे? एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया और मिनरल्स हो गए। इतना तो हो ही गया ना भैया। और क्या? कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या हम जितने भी नेचर में पाए जाने वाले रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज है जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते क्या? जिंदगी भर यूज कर सकते क्या? सोचो, थिंक अबाउट इट, सोचना है जरा। ठीक है। सोच के कमेंट सेक्शन में आंसर लिख डालो। ठीक है। मैं पढ़ूंगा, देखते कितने बच्चे लिखते हैं। नेक्स्ट, कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। क्या हम हवा, पानी, धरती को एग्जॉस्ट कर सकते, खत्म कर सकते? ठीक है। एग्जॉस्शन मतलब क्या होता है? वी आर एग्जॉस्टेड, पूरे थक गए, जो एनर्जी थी एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, मतलब खत्म हो गई। तो क्या हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है, बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, क्या हम एयर, वाटर और सॉइल को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर सकते हैं? ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। जिन बच्चों को लगता है यस भैया वी कैन एग्जॉस्ट इट, वी कैन फुल्ली एग्जॉस्टेड, तो लिख दो। और जिनको लगता नहीं भैया वो इतने ज्यादा है कि हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए हम उनको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप अपने आंसर लिख दो। देखते हैं किसके कितने आंसर है और क्या सोच के आपने आंसर लिखा। देखो आंसर यस और नो लिखना बहुत ही आसान बात है, बट उसके पीछे का जो सोच है ना वो इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सोच के लिख रहे हैं। हाँ भैया हमने एक ऐसी एक्टिविटी सोची जिससे क्या है, इंसान ने सारे एयर को यूज कर लिया तो इससे खत्म हो गया। या हम बता रहे कि एयर की मात्रा जो है इतनी है और इंसान उसे इस स्पीड में यूज कर रहा है और ये इस स्पीड में खत्म हो रही है, तो खत्म होने की स्पीड जो है वो ज्यादा है तो एक ना एक दिन जरूर खत्म होगी। इस तरह से आप सोचो। ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस जितना ही इवॉल्व होगा बच्चों उतने ज्यादा आप अच्छे बनोगे। ठीक है। You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resource? अब पानी की बात करते हैं। तो पानी तो आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा। कितने बच्चों को याद है? सब हाथ उठाएंगे सर। भैया कोविड था, कोविड। कोविड में हमने पढ़ाई ऑनलाइन की थी और अच्छे से नहीं की थी, तो कोई बात नहीं, पानी तो पिए थे। तो पानी क्या लिमिटलेस है? क्या जिंदगी भर हमारे पास पानी रहेगा? कोई बच्चा लिखेगा हाँ भैया बारिश हो रही है ना, वो रेन हो रहा है ना, तो पानी तो रहेगा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं पानी नहीं रहेगा, अच्छा वाला पानी तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इसका भी आंसर आप लोग थोड़ा सोचोगे। ये सारी चीजें जो है ये थोड़ी सोचने वाली, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को दे रहा हूँ सोचने। ठीक है। उसके बाद इन सारे को जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आएगा इनमें आपने क्या सोचा, किस तरह से सोचा, इस पे हम लोग बातें करेंगे। ठीक है। In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two types. अब in the light of availability of various resources मतलब रिसोर्स के अवेलेबल होने के आधार पे, रिसोर्स के अवेलेबिलिटी के आधार पे अगर हम ये करें, डिस्कस करें कि रिसोर्स कितने अवेलेबल है कितने अवेलेबल नहीं है और कब तक अवेलेबिलिटी है उनकी, तो हम रिसोर्सेज को दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म में? पहला तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity, like sunlight and air. अब ये बोल रहे क्या कि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, कि कितना अवेलेबल है हमारे पास, हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो फॉर्म में क्या कर सकते हैं? दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, इनएग्जॉस्ट मतलब नहीं खत्म होने वाली। ठीक है। तो ना खत्म होने वाली कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्स है? एक एयर, भैया इतनी ज्यादा क्वांटिटी हम जितना भी यूज करें खत्म ही नहीं हो रहा भैया, ये एक है। दूसरा सनलाइट, भैया सूरज तो भैया जो निकल रहा क्या गर्म कर रहा है भैया। ठीक है। तो ये भी है। ठीक है। तो इन दो रिसोर्सेज को हम जितना भी ज्यादा यूज करें ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इनएग्जॉस्टेबल। दूसरा हमारा क्या है? एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल में क्या हो गया? जो खत्म हो जा रहा। तो एग्जॉस्टेबल में हम क्या लिख सकते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। इनका नेचर में जो अमाउंट है
वो लिमिटेड है भैया, इतना ही है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब अगर हम इन्हें फास्ट बहुत ज्यादा यूज करें तो ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट। अब हमारे पास फॉरेस्ट ग्रो करने में, मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 500 साल लगते हैं मान लो। और आप जिस स्पीड से पेड़ काट रहे हो, फॉरेस्ट घटा रहे हो या खत्म कर रहे हो, वो बहुत फास्ट है। तो आपके फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे? सारे खत्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, जानवर जितने हमारे, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनका यूज हम जो इतना फास्ट कर रहे हैं, इनका जो बनने का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू से हम इन्हें खत्म कर सकते हैं। तो दीज रिसोर्सेज को हम क्या कर इसमें डाल देते हैं, किस कैटेगरी में? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब खत्म हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। देखो 3 पॉइंट्स बन गया। अगर कोई पूछता है हमें कि इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल में डिफरेंस बताओ, पहला, इनएग्जॉस्टेबल में दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। दोनों का एक एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, इसी तरह से पॉइंट बना के पढ़ना। दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। थर्ड एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। तो 3 पॉइंट अपने हो गए, मस्त, ठीक है। चलो, किसी को कोई दिक्कत दिक्कत होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 5.2, क्या देखते हैं? एक्टिविटी नंबर 5.2। इसमें क्या दिया? इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो बहुत सारे दोस्त मिलके, ठीक है, करते हैं इसे। टेक सम कंटेनर, कुछ कंटेनर लिया, फिल देम विद पॉपकॉर्न। सबको पता पॉपकॉर्न क्या होता है? मकई पॉपकॉर्न खाते हैं ना मूवी जब देखने जाते हैं तो, ठीक है। पीनट्स ले लिया, रोस्टेड ग्राम ले लिया, टॉफीज ले लिए। अब ये हमने 5 चीज ले लिया। अब इन 5 चीजों को क्या किया? डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। ओके, तो पहले वाले सब ग्रुप में एक ही बच्चा है हमारे पास, दूसरे वाले में 2, और तीसरे वाले सब ग्रुप में हमारे पास कितने बच्चे? 4। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले भैया हो गए, ये सेकेंड जनरेशन वाले, और ये थर्ड जनरेशन वाले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला गया? दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। अब ये जो हमारे सब ग्रुप्स हैं, जिसमें पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 4, ये थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर्स है। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे जैसे ये कह रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? इनमें कंज्यूमर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। Put one full container of each group on the table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container in the group. Okay, अब आपने क्या किया? जितने कंज्यूमर्स थे यहाँ पे हमारे पास, उन सबको क्या बोला? जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंज्यूमर्स थे, एक ही है, फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर इन देयर ग्रुप। तो उनके ग्रुप का जो कंज्यूम मतलब ईटेबल है उसको कंज्यूम करने। नाउ आज द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर टू सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। अब सेकंड वाले को भी वही बोला, थर्ड वाले को भी वही बोला। Ask the students to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the containers, ask third generation from each group to consume it. Now, finally, observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also, observe if anything is still left in any of the containers. अब देखो बहुत सारे बच्चों का भैया कुछ नहीं समझ आया, क्या पढ़े? खाली इंग्लिश पढ़े आप, कुछ नहीं है इसमें। तो करना क्या था इसमें? ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझो। हमारे पास, फिर से यहां समझते हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले बंदे थे, सेकंड जनरेशन वाले, थर्ड वाले। तो हमने क्या किया? इनको पूरा का पूरा दे दिया। अब इनकी इन्होंने यूज किया, मन भर के यूज किया। इनसे बचने के बाद ये ग्रुप 2 में 3 बंदे थे हमारे पास, 3 लोग थे, ठीक है। ग्रुप 2 में कितने बंदे थे? 3 थे या 2 थे? 2 थे। ग्रुप 2 में 2 थे, ठीक है। अब ये 2 स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा ये यूज किया। अब ग्रुप 4 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे? 4 स्टूडेंट थे। तो इन्होंने इनसे हम भी हमसे पूछा गया कि अगर हमारे पास कुछ आइटम लिमिटेड है, ठीक है, तो अगर आइटम लिमिटेड, हमारे पास टोटल कितने आइटम है?
5 ही आइटम है, ठीक है। सो टेक सम कंटेनर, फिल देम विद पॉपकॉर्न, या तो पॉपकॉर्न भरा हमने, या तो पीनट्स भरा, या तो रोस्टेड ग्राम, और या तो टॉफीज भरा। सो डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, ठीक है। 7 के ग्रुप में हमने स्टूडेंट्स को कर दिया फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। अब हर एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट और हर एक सब ग्रुप में कैसे डिवाइड किया, 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल अगर हमारे पास 4 ही प्रोडक्ट्स है, अगर हमारे पास 4 ही प्रोडक्ट्स है तो क्या होगा, इनको तो पूरा मिला पहले वाले को, चूंकि सारा ऑप्शन था चूज करने का। उसके बाद इनको मिला, उसके बाद चूंकि हमारा रिसोर्स लिमिटेड था 4, तो यहाँ वाले के सारे लोगों को क्या मिल पाएगा, नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, अगर इसने एक प्रोडक्ट ले लिया, इसने 2 प्रोडक्ट ले लिया, तो यहाँ 4 में से कोई एक ही प्रोडक्ट ले पाएगा क्योंकि टोटल 4 है, ठीक है। तो बाकी 3 को तो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि अगर हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो क्या होगा, दिक्कत ये आएगी कि अगर हम यूज बहुत ज्यादा करें तो हमारे आने वाली जनरेशन को क्या होगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में क्वांटिटी है। मान लो, समझो कि आपके पास 100 रुपीज है और आप घर में 2 भाई हो, ठीक है। मॉम ने आपको 100 रुपीज दिया और बोला, बेटा आप क्या करना, ये आप और आपके भाई मिलके कुछ खा लेना, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप थोड़ा ग्रीडी हो गए और खुद के लिए कुछ अच्छा खाने के चक्कर में आप 90 रुपीज स्पेंड कर दी। तो अब आपके भाई के पास, जिनको आप देने वाले हो, बचा कितना देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज। तो क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी लिमिटेड है, कम अमाउंट में है, और पहले वाले लोग जो है उसे ज्यादा कंज्यूम कर ले, तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, बहुत कम, करेक्ट। तो जस्ट इस एक्टिविटी का पूरा यही मीनिंग था कि assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible resource, मतलब कि जो आप ईटेबल्स यहाँ पे है, टॉफी, पॉपकॉर्न एंड ऑल दैट, ये सारे क्या है कि एक रिसोर्स को शो करे, जैसे कोल मान लो। अब ये जो कोल है हमारे पास, या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेट्स से 100 टन, मान लेते हैं 100 टन। अब पहले वाले भैया ने, हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले लोगों ने 20 टन यूज कर लिया, सेकंड जनरेशन वाले लोगों ने, हर लोग थोड़ा ज्यादा यूज किया क्योंकि उनकी नीड्स बढ़ गए थे। तो 2 लोग थे, हर लोगों ने 30-30 करके यूज किया, तो 30 इधर 30 इधर, तो 60, 30 + 30 कितना हो गया, 60 + 20 80। अब जो 4 थर्ड जनरेशन वाले लोग बचे, उनके पास सिर्फ 20 बचा। तो सोचो पर लोग के लिए कितना बचा, सिर्फ 555, पहले वाले जनरेशन से भी कम। तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम आज अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरह से नहीं यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इट इज अ वेरी वेरी वेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोचने का, ये बच्चों कि हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी, अगर एक भी ग्रुप ग्रेडी हो गई स्टार्टिंग की जनरेशन की, तो बाद वाले जनरेशन का हाल तो खराब होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाया गया आपको इस पूरे के पूरे एक्टिविटी में, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जो लिमिटेड है एंड हम उसको बिना सोचे समझे यूज करें, तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। समझ आई बात सबको, ठीक है। तो आप मान लो कि टोटल हमारे पास पहले वाले जो है हमारे, जो पिताजी, मान लो ऐसे, आप मान लो कि आप 2 भाई हो, ये है आपके पिताजी, आपके पिताजी के 2 बेटे, आप और आपके भाई, और समझ लो, चलो बच्चे थोड़ा ज्यादा ये कर लेना, आपके बेटे, ठीक है, आपके 2-2 करके बेटे, तो आपके 2 बेटे और आपके भाई के 2 बेटे, ठीक है। तो पिताजी के पास थी टोटल 100 टन कोल, कितनी थी, टोटल 100 टन कोल थी। अब पिताजी 100 टन कोल में से 30 टन यूज कर गए अपनी लाइफ में, घर बनाने में, आग जलाने में, इधर उधर सारे एनर्जी यूज में। आप लोग कितना यूज किए, 35-35, पापा से ज्यादा नीड्स थी तो 35-35 लग गए। तो 35 + 35 कितना हो गया बच्चों, 70, 70 + 30, 100। तो आप लोगों ने पूरा कोल यूज कर लिया, तो आपके बच्चों के लिए क्या बचा, लड्डू, ठीक है। तो ये बात है इंपॉर्टेंट समझने की, ठीक है।
तो इनका पूरा इतना लंबा कहानी किस लिए है? आपको ये समझाने के लिए कि अगर कोई चीज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है तो हमें उसे यूज सही तरह से करना है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? जो एग्जॉस्टेबल, खत्म होने वाले जो नेचुरल रिसोर्स है उनके बारे में हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बेसिकली ये तीन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में, एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख के याद कर लेना। कौन कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और हमारा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, ये तीन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो दीज वेर फॉर्म्ड। अब ये फॉर्म बने कैसे? दीज वेर फॉर्म बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो मरे हुए जो रिमेन्स है, अवशेष जिसे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, चाहे कोई जानवर का हो, इंसान का हो, किसी का भी हो, ये जो अवशेष है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल कहते हैं। अब इन फॉसिल से जब हम फ्यूल बन जाता है, जब ये कोयले में या नेचुरल गैस में या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जल के हमें ईंधन का काम करते, फ्यूल का काम करते, एनर्जी देते, तो इन्हें हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल मतलब रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अवशेष जैसे करते हैं ना, पड़े हुए टुकड़े, और रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, जो धीरे 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 क्या होता है, कन्वर्ट कर जाते हैं किन रिसोर्सेज में? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में। तो इनको सारे को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहला है बच्चों हमारे लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोल। कोल के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। कोल क्या है भैया? सबको को पता, ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस है। इसकी पहली प्रॉपर्टी, हार्ड है स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। देखो, दो प्रॉपर्टी कितनी आसान है, दो देख के याद हो जाती है। एक तो हार्ड इन कलर है, सॉरी, हार्ड स्टोन है, पत्थर के जैसा हार्ड है, और काला कलर है भैया, गर्दा काला है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स दैट इज यूज्ड टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है जो हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, बहुत सिंपल से। अर्लियर, पहले, इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स। अब ये रेलवे इंजन्स में याद है, पुराने जो इंजन्स हुआ करते थे उनमें वो हम लोग वो मूवीज देखते थे ना, पुरानी मूवीज, शोले देखे हो आप लोग, तो उसमें क्या करते थे, वो कोयला डालते थे, तो वो जितना ज्यादा कोयला बर्न होता था वो स्टीम प्रोड्यूस करता था, और वो स्टीम से, वो स्टीम के भाप के पावर से हमारी इंजन चला करती थी, टू रन द इंजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल को क्या करते हैं? कोल से पानी को हीट करके जो भाप बनता है, वेपर बनता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक होता है। उसका हम लोग यूज कर सकते हैं मोटर को रोटेट करने में एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और बहुत ही जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज है जहां हम चाहे तो कोल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूजेस वाला पार्ट हो गया, यूजेस ऑफ कोल। तो जिन बच्चों को यूजेस ऑफ कोल लिखना, पहला तो ये फॉसिल फ्यूल के जैसा काम होता है हमारे घर में, रेलवे इंजन में, थर्मल पावर प्लांट्स में, और भी वेरियस इंडस्ट्रीज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे घर पे है या रेलवे इंजन में है या थर्मल पावर प्लांट में, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें कोल का डायरेक्ट यूज होता है। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही सिंपल सा हो गया बच्चों, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट होगा डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे आपका डाउट सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ कोल। कोल की क्या कहानी है भैया, ध्यान से समझो। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे दिलों में, दिमागों में आता है, क्या आता है भैया? कोल बनता कैसे और आता कहाँ से? ठीक है, कोल इतना इतना जगह यूज होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बनता कैसे। इंपॉर्टेंट चीज है, जानना जरूरी है। और ये आता कहाँ से, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हम लेके रखें। हम लोग ग्रीडी होते हैं ना, वी ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी, हम लोग बहुत लालची प्राणी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छी चीज होती है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो क्या करते हैं, अब एक दोस्त है, उससे बहुत सारे हमारे काम बनते हैं, तो क्या करेंगे, उस दोस्त को, हाँ भाई जो तुझे चाहिए मैं दूंगा, ठीक है। ये करते हैं कि नहीं करते? तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर ये बनता कैसे है एंड कहाँ से आता है।
About 300 million years ago, the Earth had dense forest and low-lying wetland areas due to natural process like flooding. तो कहानी क्या है? पुरानी जमाने की कहानी, आज से 300 मिलियन साल पहले। देखो ध्यान से, आग बंद करो सब बच्चों और ध्यान से कहानी को समझो। आज से 300 मिलियन साल पहले, ठीक है, मिलियन मतलब 10 लाख। आज से 300 इंटू 10 लाख साल पहले, ठीक है, कितने साल पहले, ठीक है, अर्थ क्या था? हमारी धरती जो थी एक घना जंगल था, ठीक है, और जिसमें लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे, पानी वाले एरियाज थे, ठीक है। वेटलैंड मतलब लैंड जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुछ ऐसी नेचुरल प्रोसेस हुई, जैसे कौन कौन से? फ्लडिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये फॉरेस्ट क्या हो गए? जमीन के अंदर चले गए, धरती माँ की कोख में समा गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, अब क्या हो, ये जब नीचे चले गए तो इनके ऊपर मट्टी गिरने लगी। इनके ऊपर क्या हो? मट्टी गिरने लगी। अब ये जैसे सॉइल का डिपॉजिट हुआ, दे वर कंप्रेस्ड। अब हमारे ऊपर 10 लोग कूद जाए तो क्या होगा? हम दब जाएंगे ना। तो अब इनके ऊपर पूरी की पूरी मट्टी आ गई, तो ये दब गए। अब क्या हुआ? द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। अब जैसे ही वो नीचे 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 जाते गए, उनका जो टेम्परेचर था नीचे का, वो, और हमारा कोर क्या है? मोल्टेन है, पूरा मोल्टेन मैग्मा है ना, तो उसका पूरा कोर जो है हीटेड है। जैसे ही नीचे गए और ज्यादा हीट, गर्मी जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो गया, क्योंकि इनके ऊपर की जो चीज थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो क्या हो गया? अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये जो डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। अब ये फॉरेस्ट थे तो प्लांट्स होंगे, ठीक है, ट्री से ही फॉरेस्ट बनता है ना भैया, और प्लांट्स है, एनिमल्स भी है। तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर गए? कोल में कन्वर्ट कर गए। तो एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। अब ध्यान से सुनो सुनो कि कोल में होता क्या है? भैया सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, कोल में होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर कार्बन होता है, ठीक है। तो इसीलिए द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। अब ये जो स्लो प्रोसेस, स्लो क्यों प्रोसेस है भैया? भैया 300 इंटू मिलियन मतलब 10 लाख साल। तो समझो कितना लाख साल हो गया, ठीक है, 3,000 लाख साल की बात कर रहे हैं हम। तो 3,000 लाख साल में ये जो फॉरेस्ट है पूरा का पूरा कन्वर्ट होके कोल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो स्लो प्रोसेस है जिसमें कोल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं कार्बनाइजेशन। क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। क्योंकि कोल में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? कार्बन होता है। तो बेसिकली ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मरे, ये जो फॉरेस्ट पूरा का पूरा डिके हुआ, ये कन्वर्ट किस में किया? एक कार्बन में, कार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट किया ना। कोल क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो जब उसमें कन्वर्ट किया, कार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनाइजेशन, ठीक है। तो कार्बनाइजेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज कार्बनाइजेशन? बच्चे क्या लिखेंगे आंसर? दी स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, ये जो धीमी प्रोसेस, धीमी प्रोसेस है, जो लगभग 3,000 लाख साल लग गए, ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो हमारे मरे हुए जो वेजिटेशन थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, इनटू कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन, ठीक है। अब इनटू कोल की जगह कोई बोला भैया कार्बन, हाँ कह सकते हो, बट एक्चुअली ये कोल में कन्वर्ट हो रहा है, कोल विच इज मेनली कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। तो कोल में ज्यादा से ज्यादा सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बन की, ठीक है। चलो, since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel। चूंकि ये किससे बना है? ये मरे हुए अवशेष किसके? पेड़ पौधों के और एनिमल्स और जानवर के, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फ्यूल मतलब जलने के काम आता है, जल की एनर्जी देती है। और क्या बोलते हैं? फॉसिल मतलब जो डेड एंड डिकिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है, उसको हम लोग फॉसिल कहते हैं। A coal mine is shown in the figure 5.2। अब 5.2 में एक मस्त सा कोल माइन का फिगर दिया हुआ है, देख लो भैया। एनसीईआरटी की कोल माइन की फिगर है, उतना ज्यादा क्लियर नहीं बच्चों, पीडीएफ में थोड़ा सा ये इजी हो गया, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक को रेफर कर लेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल सा है। व्हेन हीटेड इन एयर, अब जब इस कोल को हम हीट करते एयर में, तो हमने कोल को लिया भैया, आग लगा दिया एयर में, एयर में इसको हम लोगों ने हीट कर दिया, तो क्या मिला हमें?
भैया कोल में था, हमने बताया कार्बन, एयर में हमें मिली ऑक्सीजन, इन दोनों को हीट किया, क्या बन गया हमारे पास भैया? कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक गैस है भैया। ठीक है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। अब देखो, यही जो कोक है, ये वाला जो कोल है, इसको हम लोग तीन अलग जैसे जलाएंगे, तो जब ये बहुत जल के जब थोड़ा मात्रा बचेगा तो ये बन जाएगा हमारा कोक। अब इससे जो उत्पन्न होगी गैस, उसको हम लोग कहेंगे कोल गैस। अब इस वाले गैस में थोड़ा भारी पार्टिकल होगा जो पानी के साथ मिल जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे कोल टार। ये तीन तरह के ये प्रोडक्ट देता है, हालांकि नहीं है एनसीईआरटी में, जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो कोक से हमें क्या बनता है, कोल से हमें क्या क्या मिलता है? कोक मिलता है, कोल टार मिलता है, कोल गैस मिलता है। अब क्या प्रोसेस है? हमने कोक को लिया, कोल सॉरी कोल को लिया, चलो इस वाले बर्तन में एक बर्तन है, यहाँ पे कोल ले लिया, ये हमारे कोल वाला ट्रायंगल है। अब इसे हीट कर दिया, देखो आग लगा दी। तो जैसे इसमें आग लगाओगे, सबसे पहले क्या, कोई भी चीज जलती है तो क्या होता है? गैस देता है वो जलती है तो धुआं आता है, स्मोक आता है। ये जो स्मोक को आप कलेक्ट करोगे, ये हमारा क्या होगा? कोल गैस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कोल गैस। तो ये तो सब बच्चे बोलेंगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही जल जाएगा, ठीक है, एकदम लाल हो जाएगा, तो इसमें जल के जो धुआं जो है हट जाएगा। अब धुआं नहीं बचेगा, पानी डाल दो, तो क्या होगा? ये जो पार्ट बचा, जिसे हम लोग बारबेक्यू भी करते हैं, तो ये बचा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जला हुआ कोयला। ठीक है, ये बिकता है मार्केट में एज अ फॉर्म ऑफ कोक। ठीक है, ये गर्दा होता है, मतलब इसमें अब जो इम्प्योरिटीज थी वो हट चुकी हैं, उनका वो धुआं बन के इम्प्योरिटीज हट चुके हैं। अब ये जो बचा, ये प्योर फॉर्म, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसको जलाओगे बहुत गर्दा आग निकलेगा। ठीक है। अब ये जो आग में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, ये कोल टार बन गए। अब देखो ध्यान से, कोक क्या है? ये टफ, पोरस एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी बताया ना, जितनी इंप्योरिटीज से जलाने के बाद हट गए, जो प्योर फॉर्म बचा वो कोक बचा। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल, क्योंकि ये सबसे बेस्ट हीट को देता है, तो आप इसको स्टील के मैन्युफैक्चर में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स में भी यूज करते हैं। कोल टार क्या है? ये ब्लैक थिक लिक्विड है विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, अच्छा नहीं। जो रोड्स बनाने में पहले डालते थे ना, कोल टार था ये काला रंग का सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल टार। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, देखो कितने सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used in starting materials for manufacturing of various substances used in everyday life and industry। अब ये कोल टार का यूज देखो कहाँ कहाँ है, सिंथेटिक डाइज में, इसको ड्रग्स में यूज करते हैं, एक्सप्लोसिव्स में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल में, रूफिंग मटेरियल में, एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंग, इवन हमारे जो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं ना, जिनको मॉथ्स और अलग इंसेक्ट्स को करने के लिए होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। ठीक है, तो देखो कोल टार का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कोल टार का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे जानना है। ठीक है, हमें इसे जानना है। क्लियर? तो बच्चों देखो ध्यान से एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से, कि कोल से ये तीन चीज, कोक, कोल टार और ये कोल गैस बनता कैसे। ठीक है, तो एक बार और डिटेल में थोड़ा हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर में क्या किया, कोल ले लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कंटेनर अच्छा बनाते हैं। ठीक है, इस वाले में कंटेनर में एक जगह पे हमने कोल ले लिया। ठीक है, कोल के बड़े बड़े पीसेस ले लिए हमने। अब इसे क्या किया, हमने हीट किया, आग लगा दी। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे हीट किया कोल को, तो क्या हुआ, कोल से हमें गैस निकला। ठीक है, अब ये गैस को हमने पास कराया एक ट्यूब से। ठीक है, गैस को पास करा एक ट्यूब से, जिसमें ये यहाँ पे वाटर है, क्या है, वाटर है। तो इस वाटर में ये गैस का कुछ कंटेंट जो है वो मिक्स हो गया। ठीक है, कुछ कंटेंट जो है गैस का इसमें वाटर में सोल्यूबल हो गया, मतलब मिक्स हो गया। ठीक है, घुल गया, जिसको सोल्यूबल कहते हैं ना। तो जैसे ये घुल गया, तो ये वाला जो कंटेंट बचा हमारे पास, इसको हम लोग कहेंगे कोल टार। अब बहुत सारा कंटेंट जो है वो भी नहीं घुला, और वो गैस के फॉर्म में यहाँ निकल गया, तो ये कोल गैस हो गया।
अब जब जलाने के बाद जब कोयले में अब गैस नहीं बची, अब धुआं जो नहीं आ रहा था, जिसको जब हमने पानी डाल के रोक लिया, मतलब कोल को निकाल लिया, तो जो ये जला हुआ जो कोल था, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोक। ठीक है, मतलब इसके सारे इम्प्यूरिटीज और जितने कोल गैस निकलने थे निकल गए। ये जो कोल गैस का जो कंस्टिट्यूएंट्स था जो मिक्स हो गया और पानी के साथ घुल गया, वो कोल टार बना। और जो गैस जो अनसोल्यूबल, जो वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं थी, वो जो गैस निकल गई उसको हम लोग कोल गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये बस इतना ही सा चीज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो, अब आते कोल गैस के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज यूज्ड। अब देखो कोल गैस क्या है। कोल गैस वाज फर्स्ट यूज इन द स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। लंदन में स्ट्रीट लाइट्स में ये यूज करते थे हमें। न्यूयॉर्क में भी यूज हुआ। एंड इट वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। आग का ये सोर्स ज्यादा हुआ करता था रादर देन लाइट का सोर्स है। ठीक है, और इसे हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कोल के तीन प्रोडक्ट्स निकले। एक कोल गैस, ये भी यूजफुल हमने देखा। एक हमारा कोल टार, हमने देखा ये भी यूजफुल है। और ये कोक तो यूजफुल है ही। तो ये था हमारा कोल के बारे में। ठीक है, चलो।